हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते, सुप्रभात। तो आइए आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग बच्चे कह रहे थे कि सर हमें क्वेश्चन के साथ साथ उस चैप्टर की समरी भी पढ़ाई जाए ताकि हमारा पूरा कोर्स एक तरफ से कवर होता जाए। तो बिल्कुल आज हम जो है ना, ये हमारा चैप्टर, इसे हम बहुत ही एक अलग ढंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जब ये चैप्टर कवर हो पढ़ लेंगे आप लोग पूरा का पूरा टॉपिक, तो उसके बाद आप स्वयं ये कहेंगे कि सर अब तो इस टॉपिक में से चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं आ जाए हम कर लेंगे। बिल्कुल ये जो चौथा चैप्टर है हमारा, इस अध्याय में जो कि कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर साहे साहब की कविता है, इसकी हम समरी भी पढ़ने वाले हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से तैयार की है, कंप्लीटली समरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और लास्ट में एंड में जाकर के हम कवि परिचय, कवि का व्यक्तित्व, कवि का कृतित्व और जो इसका मूल उद्देश्य क्या है, मूल प्रतिपाद्य क्या है, इसका कथ्य क्या है इस कविता का, वो भी हम देखेंगे। और इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। इसकी सप्रसंग व्याख्या जो आएगी, वो व्याख्या हमने क्या किया कि जितने भी सारे चैप्टर्स हैं कविता वाले अपने काव्य खंड के, उन सब की व्याख्या हम एक दिन अलग से करेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारी चीजें हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो अपना अध्याय है रघुवीर साहे साहब के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर कैमरे में बंद अपाहिज, इसकी एक उसका सार पढ़ लेते हैं पाठ का, ताकि आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक बार क्लियर हो जाए आपके दिमाग से। तो रघुवीर साहे साहब की कविता कैमरे में बंद अपाहिज जो है, ये एक व्यंग्यात्मक कविता है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये व्यंग्य किया गया है किस पर? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रघुवीर साहे साहब ने व्यंग्य किया है। रघुवीर साहे साहब खुद ही एक पत्रकार हैं और पत्रकार को पता होता है कि एक पत्रकार का, एक मीडिया हाउस का उद्देश्य क्या होता है। तो बच्चों इससे मैं एक चीज जो है वो क्लियर और कौन बता सकता है? तो रघुवीर साहे की कविता कैमरे में बंद अपाइज एक व्यंग्यात्मक कविता है। प्रश्न बन सकता है यहां से कि ये कैसी कविता है? ये एक हास्य कविता है, ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, ये और ऐसे ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। हास्य क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि पत्रकार कहता है कि मैं ही जो है मैं सबसे शक्तिशाली हूं और मेरा ये हमारा उद्देश्य था कि हम एक सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसी बात वो कहता है। तो ये कविता किस प्रकार की है? सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण है कि नहीं है? तो नहीं है बिल्कुल भी। ये कैसी कविता है? ये एक व्यंग्यात्मक कविता है, ध्यान रखना। आगे क्या कहता है कि इस कविता में कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रमों में, कौन से कार्यक्रमों में? दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अपाहिजों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार पर व्यंग्य किया है। व्यवहार के बजाय हम यहाँ पे दुर्व्यवहार लिखेंगे, क्योंकि उनके दुर्व्यवहार पर यहाँ पे जो है वो व्यंग्य किया गया है। ठीक है, ये दुर्व्यवहार पर उनके व्यंग्य किया है। कविता की शुरुआत में, अब देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में कवि यह बताता है कि एक दिन दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम होने वाला है जिसमें एक अपाहिज व्यक्ति को बुलाया गया है। एक कमजोर व्यक्ति को, एक अक्षम व्यक्ति को एक बंद कमरे में कैमरे के सामने बुलाया गया है और उससे ये कहा जाता है कि हम आपकी पीड़ा को दर्शकों को दिखाएंगे, जबकि उसको अटपटे सवाल पूछे जा रहे हैं और वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कार्यक्रम का संचालक अपने आप को बहुत शक्तिशाली और सफल मानता है। शुरुआत में वो कह देता है कि हम सर्वशक्तिमान जो व्यक्ति हैं, मतलब अपने आप को बहुत ताकतवर व्यक्ति मानते हैं। वह सोचता है कि वह इस कार्यक्रम को सफल बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएगा। कौन बोलता है बच्चों? जो उस कार्यक्रम का उद्घोषक है, जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहा है, उस कार्यक्रम का प्रस्तुतक है, वो ये कहता है। नेक्स्ट, अब आगे क्या होता है कि कार्यक्रम शुरू होता है और जो संचालक है वो अपाहिज व्यक्ति से सवाल पूछना शुरू करता है। क्या सवाल पूछता है? उसके सवाल बहुत ही बेतुके और अपमानजनक होते हैं। पूछता है कि आप विकलांग हैं? आप विकलांग क्यों हैं? आपको विकलांग होकर के कैसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? खुद एक्टिंग करके बताता है। इस प्रकार के सवाल उससे पूछता है और वह अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि वह अपाहिज क्यों है, वह किस अपराध के लिए सजा भुगत रहा है। अरे भाई, उसको थोड़ी पता है वह अपाहिज होने पर कैसे खुश रह सकता है। तो इस प्रकार के अजीब, विचित्र और एक प्रकार से हास्यास्पद प्रश्न उससे पूछता है। अपाहिज व्यक्ति इन सवालों का जवाब देने में
असमर्थ होता है, नहीं दे पाता, उसके होठों पर कसमसाहट है, वह अपने दुख और पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता। कौन नहीं कर पाता बच्चों? अपाहिज व्यक्ति अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाता। वह केवल अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और कार्यक्रम समाप्त हो जाता है और संचालक अपनी सफलता पर खुश होता है। वह सोचता है कि उसने एक और सफल कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। तो ये है इस प्रकार की कविता जो हमने एक सारांश रूप में पढ़ी है। आगे देखो क्या होता है कि कवि इस कविता के माध्यम से ये बताता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में अपाहिज के साथ अक्सर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं किया जाता, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाता, बल्कि उनके साथ अपमानजनक दुर्व्यवहार किया जाता है। इन कार्यक्रमों को बनाने वाले लोग केवल पैसा कमाने के लिए अपाहिजों का शोषण करते हैं। आपको याद होगा वो कहते हैं ना कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, मतलब अब उनके अगले कार्यक्रम का टाइम हो गया है। वो मानवता के नाते कुछ भी अपने कार्यक्रमों में बदलाव नहीं कर सकते, उन्हें केवल पैसे से मतलब है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन के माध्यम की संवेदनहीनता पर व्यंग्य किया है। तो अब यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि दूरदर्शन किस प्रकार का माध्यम है, संवेदनशील, संवेदनहीन, और भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना वो संवेदनहीन है, उनमें संवेदना है ही नहीं, मर गई है, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। वह कहता है कि दूरदर्शन का माध्यम केवल शोषण और विकृति फैलाने का माध्यम बन करके रह गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अब देखो अब आगे क्या कहा है कि कविता की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्नलिखित हैं। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आप लोग याद रखिए, यहां से प्रश्न बनेगा। दूरदर्शन के संचालक को आज बहुत खुशी है। दूसरा है कि उसने सोचा कि आज उसने एक और सफल कार्यक्रम प्रस्तुत कर दिया। अपाहिज व्यक्ति अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और दूरदर्शन का माध्यम केवल शोषण और विकृति फैलाने का माध्यम बन गया है। ये कुछ पंक्तियां हैं, यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अति लघुतरात्मक या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्न। पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के कर लेते हैं, फिर लघुतरात्मक कर लेते हैं, और फिर हम करेंगे कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व, जो कि 4 नंबर का आपका प्रश्न रहेगा। तो देखो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि बच्चों अभी अभी हमने देखा रघुवीर साहे साहब है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन स, रघुवीर साहे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा हमारा प्रश्न है कि रघुवीर साहे पैसे से थे, उनका व्यवसाय क्या था, काम क्या करते थे। तो हमने देखा, मैंने पहले ही बताया आपको, ये एक पत्रकार थे, और एक पत्रकार ही सही ढंग से जान सकता है कि जो पत्रकार जो मीडिया हाउस होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। तो ये एक पत्रकार थे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न है रघुवीर साहे की कविताएं किस भाव पर केंद्रित हैं। राजनीति की पक्षधर हैं, सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर आधारित हैं, भौगोलिक सौंदर्य पर टिकी हुई है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिकी हुई है। तो बिल्कुल आप सही जवाब बता सकते हो बच्चों कि सामाजिक दारुण विडंबनाओं पर टिकी हुई है। वो सामाजिक समस्याओं को अपने अपने कविताओं का माध्यम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है। अपाहिजों पर व्यंग्य किया है, पत्रकार पर व्यंग्य किया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर व्यंग्य किया है, या फिर समाज पर व्यंग्य किया है। तो सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसमें व्यंग्य किया गया है, ऑप्शन इसका स करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, अपाहिज को कैमरे में बंद करने का उद्देश्य क्या है। अपाहिज व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को, दुर्बल व्यक्ति को क्या क्यों बंद किया गया उसमें। उसे दूरदर्शन दिखाना है, उसकी सहायता करनी है, उसका मजाक उड़ाना है, या उसके माध्यम से धन कमाना है। तो बच्चों आखिर उद्देश्य तो क्या था कि इस प्रकार का कार्यक्रम जब प्रस्तुत करेंगे तो एक प्रकार से लोग भावुक हो जाएंगे और उनका कार्यक्रम सफल हो जाएगा और इसके माध्यम से उन्हें पैसा मिलेगा। तो वो पैसा कमाना चाहते थे, आर्थिक उद्देश्य लेकर के वो इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है हम समर्थ शक्तिवान
समर्थ शक्तिवान किसे कहा गया है? शुरुआती पंक्ति में ही कहता है ना, मीडिया जो पत्रकार होता है, जो संचालक होता है, उद्घोषक जो होता है, वो कहता है कि हम समर्थ शक्तिवान। तो यहाँ पे उद्योगपति को कहा है या राजनेता को कहा है, दूरदर्शन वालों को कहा है कि खिलाड़ियों को कहा है? तो भाई दूरदर्शन वालों को कहा है। राइट आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अपाहिज से कैसे प्रश्न पूछे गए? तो बड़े अजीब, बड़े विचित्र, जिनके उत्तर बता नहीं सकता, जो उसकी सहायता कर सके, कार्यक्रम सामाजिक हो सके या कार्यक्रम रोचक बन सके। तो बच्चों कैसे प्रश्न पूछे थे? जिसके उत्तर वह बता नहीं सकता, ऐसे ऐसे अपमानजनक प्रश्न उससे पूछे थे और वो उत्तर बताया भी उसने नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, ऐसा प्रश्न पूछ करके किसकी मानसिकता पर व्यंग किया गया है? जब वो संचालक जो है ना उस विकलांग व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से पूछता है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, तो भाई इसमें अपाहिज की मानसिकता पर व्यंग किया है या फिर समाज की मानसिकता पर व्यंग किया है या मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया है या दर्शक की मानसिकता पर? भाई इसमें अपाहिज का क्या दोष? इस प्रश्न पूछने वाले की मानसिकता पर व्यंग किया है और वो था बच्चों मीडिया की मानसिकता पर व्यंग किया है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अब देखो यहाँ पे रिपीट हुआ एक शब्द बड़ा बड़ा, है ना, बड़ा बड़ा शब्द रिपीट हुआ है, आवृत्ति हुई है। तो इस आवृत्ति का, अब जब शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अगर समान रहता है तो पुनः उक्ति हुई है ना, बार बार उक्ति हुई है। तो बच्चों अनुप्रास नहीं है इसमें, यमक नहीं है, उदाहरण नहीं है, बल्कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन द। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरा में बंद अपाहिज कविता में मीडिया कर्मियों की क्रिया प्रणाली है, कैसी है मीडिया कर्मियों की क्रिया प्रणाली? संवेदना युक्त है, संवेदनहीन है, सामाजिक है या सेवाभावी है? तो उनकी क्रिया प्रणाली तो बिल्कुल संवेदनहीन है, संवेदना है ही नहीं उन लोगों में, तो इसलिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपाहिज व्यक्ति मीडिया कर्मियों के प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे पाता है? ऑप्शन एक, वह अपने अपाहिजपन को दूर करवाना नहीं चाहता। ऑप्शन दूसरा है कि उनके प्रश्नों के उत्तर अटपटे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह सोचता है कि ये मेरा मजाक बना रहे हैं, या फिर अपनी अपाहिजता को किस भाव से व्यक्त करे? तो बच्चों सही जवाब तो यही है कि वो अपनी अपाहिजपन को किस भाव से व्यक्त करे, नहीं बता पाता, ठीक है ना। बाकी कोई इसमें ऑप्शन दूसरा इसका नहीं है। अगला प्रश्न है कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते मीडिया कर्मी क्या करते हैं? उस कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपाहिज को रुलाते हैं, दर्शकों को रुलाते हैं, दोनों को रुलाते हैं, या उसके पैसे का महत्व समझाते हैं? वो दोनों को रुलाना चाहते हैं, इसलिए वो कहता है ना कि थोड़ी सी कसर रह गई। क्या कसर रह गई? रोए नहीं, है ना। अपाहिज को देख करके जो दर्शक थे वो चाहता था अपाहिज भी रोए, दर्शक भी रोए, लेकिन नहीं हुआ, तो फिर कहता है कि अब रहने दो, बस करो। तो सही, तो उसका उद्देश्य तो यही था, रोचक बनाने के लिए वो दोनों को रुलाना चाहता था, उस अपाहिज को भी और साथ ही साथ उस दर्शक को भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति वाला टॉपिक हमने बच्चों प्रश्न पहले कई सारे किए और वहां पे मैंने आपको शब्द शक्ति अच्छी तरह से समझा दी है। तो आपको इसमें बताना है कि अभिधा शब्द शक्ति है, लक्षणा है, व्यंजना है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो बच्चों देखो, अभिधा शब्द शक्ति भी नहीं है। क्यों नहीं है अभिधा शब्द शक्ति? क्योंकि यहाँ पर उनका मूल उद्देश्य क्या था? वो पैसा कमाना चाहते थे। नाम तो दिया था उन्होंने सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम, जबकि वास्तव में ये संवेदनहीन कार्यक्रम था, इसमें सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण बिल्कुल भी नहीं था। तो अभिधा शब्द शक्ति नहीं हुई। लक्षणा शब्द शक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ लक्षणों के माध्यम से कोई अर्थ नहीं समझना है, बल्कि यहाँ पे व्यंग्य किया गया है, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति रहेगी बच्चों, ठीक है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन स, व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन के पर्दे पर क्या दिखाया जाता है? उस अपाहिज की फूली हुई आंख दिखाई जाती है, या फिर होठों पर एक कसमसाहट भी नहीं है, या उसकी रोती हुई तस्वीर, या उसकी अपंगता दिखाई जाती है? तो अपाहिज व्यक्ति की रोने से जो फूली हुई लाल लाल आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, वो दिखाई जाती है। सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता की शैली कैसी है? तो बच्चों वर्णनात्मक शैली है, विवरणात्मक शैली है, प्रश्न शैली है, या व्यास शैली है? तो सही जवाब रहेगा बच्चों इसका ऑप्शन ब, ये एक विवरणात्मक शैली है, विवरण प्रस्तुत जैसे करते हैं वैसी शैली है।
तो ये हमने किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, और अब हम करेंगे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न, और साथ ही साथ हम देखेंगे कवि का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। बच्चों आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कंप्लीट जो ये सीरीज हम कर रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं हिंदी कंपलसरी में, ये सीरीज हमारे 2000 प्रश्नों की सीरीज है। इसके तहत हम कंप्लीटली 2000 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, और ये कंप्लीट 2000 प्रश्न उत्तर की जो पूरी सीरीज है ये पीडीएफ प्लस वीडियो, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी सारे के सारे ये क्रम से हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। ऐप है हमारा एजुकेशन राइज, और इस एजुकेशन राइज का लिंक बच्चों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपका हमारा एक नंबर है, उस नंबर पे जब हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हाय हेलो कुछ भी, तो आपको हमारे जितने भी लिंक हैं, इस ऐप का लिंक, हमारी वेबसाइट का लिंक, हमारे जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक, हमारे कोर्सेज का लिंक, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक मिल जाएगा। तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसकी पीडीएफ हम डायरेक्टली आपके साथ शेयर करते हैं, हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हम वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे इस ऐप में बच्चों बहुत सारे कोर्सेज हैं, मॉडल पेपर्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, और कंप्लीट कोर्सेज भी हमारे पास हैं, टेस्ट सीरीज हैं, जो कुछ भी आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। कोर्स जो है बच्चों, जो हमारा जो नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ, 9079622989। हमारे जो नोट्स होते हैं बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी कोर्सेज के, किसी भी टॉपिक के, सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स ओनली 11 रुपये में हम आपको अवेलेबल कराते हैं ना। कंप्लीट नोट्स ओनली 11 रुपये में ये आपको ऐप में ही मिलेंगे। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज है बच्चों सब्जेक्ट वाइज, वो भी 11 रुपये में, किसी भी एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आप 11 रुपये में ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज का ये फायदा होता है कि जब आप टेस्ट सबमिट करते हैं तो आपको अपना रिजल्ट दिखेगा, आपको अपनी रैंक दिखेगी, और आगे कितने बच्चे हैं, पीछे कितने हैं, इससे कंपटीशन की भावना आपके जो है वो आपको समझ में आ जाएगी, और आपको रिजल्ट भी यहाँ पे हाथों हाथ मिल जाएगा। आप इसको इम्प्रूव करने के लिए, अपने रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए टेस्ट को दोबारा दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, चाहे जितनी बार, अनलिमिटेड टाइम आप इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा ये हमारा पूरा। नंबर मैंने आपको लिखा दिया, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 16 लिखा हुआ है कि हम समर्थ शक्तिवान, इस पंक्ति में समर्थ शक्तिवान किसको बताया गया है और क्यों बताया गया है। तो बच्चों इस पंक्ति में समर्थ शक्तिवान जो है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे बताया गया है। तो इस पंक्ति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समर्थ और शक्तिवान बताया गया है। मीडिया ऐसा ही मानता है क्योंकि उसका प्रसार दूर दूर तक होने से वह लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसलिए वो अपने आप को सर्वशक्तिमान मानता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हमारा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद्य उद्देश्य या मुख्य संदेश क्या है, या फिर ये क्या कहना चाहता है। तो देखो कैमरे में बंद, और भी 3 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं देखो, या फिर इस प्रकार का आ सकता है कि भाई कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी लिखिए, अथवा ये आ सकता है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। तो किसी भी टाइप का प्रश्न हो, आपको आंसर इस प्रकार लिखना है कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता जो है, इस कविता का प्रतिपाद्य किसी की पीड़ा का प्रदर्शन करके दूरदर्शन की प्रसार संख्या को बढ़ाने के कदम को अनुचित ठहराना है। कि भाई आप किसी की दुर्बलता का फायदा ले अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। कोई कमजोर व्यक्ति है तो आप उसकी कमजोरी को अपने हित के लिए उपयोग नहीं कर सकते, और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सोच और स्तर पर प्रकाश डालना है। मतलब अब आप सोचिए कि किसी के दुर्बलता का फायदा ये दूरदर्शन वाले कैसे उठाते हैं, तो उनकी सोच पर, उनकी मानसिकता पर व्यंग्य किया गया है। इस कविता का उद्देश्य यह बताना है कि किसी की पीड़ा का बाजारीकरण कदापि उचित नहीं है। आप अपने पैसे कमाने के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। कविता में संदेश निहित है कि दीन दुखियों की पीड़ा बेचने की चीज नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से कविता में अपाहिज जनों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव मन में रखने की प्रेरणा दी गई है। तो यह है इसका मुख्य कथ्य, यह है इसका मुख्य संदेश, और यह है इसका मुख्य उद्देश्य कि भाई आप किसी की पीड़ा को अपने फायदे के लिए उपयोग नहीं करें, अपने 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 आर्थिक हित के लिए आप किसी का दुरुपयोग नहीं करें। नेक्स्ट प्रश्न है अगला,
अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि कवि रघुवीर सहाय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये पूरा 4 नंबर का प्रश्न आएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। और अगर आपने अभी समझ लिया ना तो आपको दोबारा ये कम से कम नहीं समझना पड़ेगा। आप चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो, आप चाहो तो कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। हिंदी कंपलसरी 2000 प्रश्न करके सीरीज दी हुई है, तो पूरे 2000 प्रश्न आपको वहां पे मिलेंगे। तो देखो अब जब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अलग अलग चीजें होती है। हिंदी कंपलसरी में ऐसा ही प्रश्न आएगा, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। और हिंदी साहित्य अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें केवल साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो अगर हम इनका पहले व्यक्तित्व जान लेते हैं। व्यक्तित्व में क्या होता है कि रघुवीर सहाय एक संवेदनशील और सजग व्यक्ति है। वो किस प्रकार के व्यक्ति है, उनका व्यक्तित्व कैसा है, ये लिखा जाता है। तो रघुवीर सहाय हम देखेंगे एक संवेदनशील और सजग व्यक्ति हैं। और संवेदनशील है इसीलिए तो वो मीडिया की संवेदनहीनता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की संवेदनहीनता पर प्रकाश डालते हैं। वे सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। वे एक ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति हैं और अपने विचारों को खुल करके व्यक्त करते हैं। एक पत्रकार है तो पत्रकार तो भाई खुल करके बोलेगा। आगे क्या कहते हैं कि रघुवीर सहाय के व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। तो आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वो संवेदनशीलता है उनके हृदय में, सामाजिक चेतना से परिपूर्ण है, ईमानदार है और निष्पक्षता और स्पष्टवादिता, ये उनकी व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषता हैं। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि पत्रकार पहले लिखा है ना कि भाई वो पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के साथ साथ वो एक कवि भी हैं। और उनकी कविताएं आधुनिक हिंदी कविता के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये तो हमने व्यक्तित्व देखा है। अब हम देखेंगे इनका कृतित्व। तो देखो कृतित्व में हमें क्या क्या चीजें लिखनी है, उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है, अगर उनको कोई पुरस्कार मिला है, तो ये सारी चीजें हमें लिखनी है। देखो कृतित्व, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के प्रखर स्वर हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ में हुआ था। हमने कल जो है वो कवि कुंवर नारायण साहब को पढ़ा था, तो उनका जन्म 1927 में हुआ था, राइट। और इनका जन्म जो है, उनका जन्म 1927 में हुआ था, इनका जन्म 1929 लखनऊ में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और पत्रकारिता में अपना कैरियर बनाया, मतलब वो पत्रकार बने। वे आकाशवाणी, नवभारत टाइम्स, दिनमान, प्रतीक, कल्पना, वाक आदि पत्र पत्रिकाओं के साथ जुड़े रहे। रघुवीर सहाय की कविता का मुख्य विषय आधुनिक शहरी जीवन की जटिलताएं और समस्या हैं। ये थोड़ा मुख्य पॉइंट है, थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने अपने काव्य में शहरी जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया है, जैसे जैसे भीड़ भाड़, शोरगुल, प्रदूषण, बेरोजगारी, गरीबी, असमानता आदि विषयों पर अपनी कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं और भावनाओं की गहरी अभिव्यक्ति भी मिलती है। अब हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। तो देखो इनकी रचनाएं किस प्रकार हैं। इनकी रघुवीर सहाय साहब की प्रमुख कृतियां जो है वो इस प्रकार हैं। सीढ़ियों पर धूप 1958, आत्महत्या के विरोध 1965, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1971, लोग भूल गए हैं 1979, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां 1985 और एक समय था 1988। तो ये था बच्चों आज की हमारी कविता रघुवीर सहाय साहब के द्वारा लिखी हुई कैमरे में बंद अपाहिज। हमने इसकी क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको ओवरऑल एक सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले हमने इसकी समरी पढ़ी, उसके बाद हमने इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न किए, उसके बाद हमने इसके कुछ लघुतरात्मक प्रश्न किए और फिर हमने यहाँ पे कवि का व्यक्तित्व और कृतित्व जाना। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है उस फीडबैक के आधार पर मैं नेक्स्ट क्लास को तैयार कर पाता हूँ। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई है तो जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाइए। जो लाइक वाला बटन है ना उसको दबा के जाइएगा और अपने मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कर सकें। यह सीरीज हमारी लगातार चलेगी, जिसमें हम कंप्लीट कोर्सेज करेंगे, समरी पढ़ेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, इसकी व्याख्या भी करेंगे जो पोइट्री वाली है, मतलब काव्य खंड और साथ ही साथ गद्य खंड दोनों की, और कंप्लीट हम व्याकरण भी पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं अभी हमारे 7 बजे जो क्लास रहती है हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य का जो
काव्य खंड है ना, जो काव्यांश वाला भाग है जिसमें काव्य के गुण, काव्य के दोष और उसका छंद और अलंकार, तो ये टॉपिक हम अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। उसके चैप्टर बाकी है, वो चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो उसी तरीके से हिंदी में भी हम पढ़ेंगे कंप्लीट व्याकरण और इंग्लिश में भी हम पढ़ेंगे कंप्लीट ग्रामर। इंग्लिश की क्लास हमारे शाम को आती है, शाम को हमारी 5 बजे क्लास आती है बच्चों, जो कि हिस्ट्री की क्लास रहती है। 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास, 7:30 बजे इंग्लिश की और 8:30 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास आती है। तो इस तरीके से हमारी ये क्लासेस चलती हैं रेगुलर। हम आपके बोर्ड एग्जाम्स तक आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए। लेकिन अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो स्वागत है, कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। और अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।